गुजरात के अहमदाबाद में आज एयर इंडिया का यात्री विमान हुआ क्षतिग्रस्त। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में क्रू सदस्यों सहित 242 यात्री थे सवार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस विमान हादसे पर शोक किया व्यक्त। घटनास्थल पर बचाव व राहत कार्य जारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित समारोह में 250 लोगों को रजिस्ट्रियां की वितरित। कहा, लोगों के जीवन को आसान बना रही है प्रदेश सरकार। हरियाणा में ड्रोन रखेंगे, फसल की बीमारियों पर नजर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पायलट प्रोजेक्ट बनाने के दिए निर्देश। शुरुआत में 4 फसलें व सब्जियां होंगी शामिल। और पंचकुला में साइबर अपराध पर आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने साइबर अपराध की रोकथाम में सराहनीय कार्य करने वाले बैंक और पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद में आज बड़ा विमान हादसा हुआ है। अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास मेघानी नगर इलाके में यह भीषण विमान हादसा हुआ। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और एयर इंडिया का यह विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया। विमान में 12 क्रू सदस्यों सहित 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटेन के नागरिक, 1 कनाडा का नागरिक और 7 यात्री पुर्तगाल के बताए जा रहे हैं। आईजीपी परिसर में दुर्घटनाग्रस्त विमान हादसे की तस्वीरों में नजर आ रहा है कि उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान नीचे की ओर आने लगा व नीचे गिरते ही आग का गोला दिखाई दिया। इस हादसे के बाद उस इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीमें, फायर ब्रिगेड की कई टीमें व स्थानीय पुलिस प्रशासन बचाव और राहत कार्यों में लगा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई हादसे पर शोक जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वे इस हादसे से प्रभावित परिवारों और लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री लगातार इस हादसे के बारे में मंत्रियों व अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है और प्रभावी राहत प्रयासों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री ने सिविल ट्रामा सेंटर पहुंचकर इस हादसे में घायल लोगों के बारे में जानकारी हासिल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इस हादसे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री के अहमदाबाद जाने के बारे में भी समाचार प्राप्त हुए हैं। एयर इंडिया ने एक्स पर इस विमान हादसे के बारे में जानकारी दी है। हादसाग्रस्त जहाज बोइंग 7878 था, जो कि आईजीबी परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अहमदाबाद के मेघानी नगर के गुजसैल के पास इस हादसे से संबंधित जानकारी के लिए एयर इंडिया की ओर से यात्री हॉटलाइन नंबर 1800-569-1444 जारी किया गया है। एयर इंडिया कस्टमर केयर ने भी नंबर जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परिचालन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। गुजरात ने भी कंट्रोल रूम नंबर स्थापित किए हैं। उन्होंने नंबर अपने जारी किए हैं 079-232-51900। दूसरा नंबर है 99-784-05304 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया को दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे की खबर बेहद ही दुखद और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में आयोजित एक समारोह में सीएम शहरी स्वामित्व योजना के पात्र प्रदेश के 250 लोगों को रजिस्ट्रियां वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के जीवन को सरल बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। 36,000 लाभार्थियों के खातों में 151 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। लाल डोर की प्रथा को खत्म कर जमीन का स्वामित्व कार्ड देकर लोगों को मालिकाना हक दिया गया है। इन पिछले 11 वर्षों में कि हर व्यक्ति की सर के ऊपर अपनी छत हो, उसका मकान होता है तो उसका हौसला ही कुछ और होता है। एक योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के 4 करोड़ भाई और बहनों के सर के ऊपर छत देने का काम किया है। 4 करोड़।
मैंने उसी विधानसभा के सत्र में ही 36,000 लोगों के खाते में 151 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का पहुंचाने का काम किया है। एक योजना स्वामित्व योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना करके आज देश के अंदर उस लाल डोरा जमीन को लोगों को जो वहां बैठे थे उनको मालिकाना हक देने का काम स्वामित्व कार्ड दे करके बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश में ड्रोन तकनीक को विविध उपयोगों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की पहचान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन का उपयोग किया जाए। इससे किसानों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर फसल हानि को रोकने में सहायता मिलेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि पायलट चरण में आलू, चना, कपास, धान और सब्जियों ऐसी फसलों को शामिल किया जाए जिनमें सामान्यतः बीमारियों की संभावना अधिक होती है। इससे फसलों की पैदावार में सुधार होगा और नुकसान में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रदेश में 5,000 महिलाओं को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने अगली एक तिमाही में लगभग 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। यह पहल महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर उन्हें स्वरोजगार परक के अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ड्रोन तकनीक का उपयोग प्राकृतिक खेती, विशेष रूप से जीवामृत में छिड़काव के लिए किया जाएगा। इसके लिए किसानों को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे आधुनिक तकनीक के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल खेती की ओर अग्रसर हो सके। दृश्या के सीईओ फूल कुमार ने बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि दृश्या द्वारा एचटी पावर लाइन निरीक्षण, लार्ज स्केल मैपिंग, आपदा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन निगरानी, अवैध खनन निगरानी और फसल स्वास्थ्य निगरानी आदि जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही है। किसानों के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 135 किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यूएवी उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए करनाल में रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन में लगभग 243 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पंचकुला में डायल 112 मुख्यालय में आज साइबर अपराध पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान साइबर अपराध की रोकथाम में सराहनीय कार्य करने वाले बैंक और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि साइबर अपराध को लेकर हरियाणा पुलिस अच्छा काम कर रही है। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा भी हमारी टीम को सम्मानित किया गया था। हर महीने साइबर अपराध में गिरावट देखने को मिल रही है और बैंकों के साथ मिलकर लोगों के करोड़ों रुपए बचाए गए हैं। साइबर क्राइम्स के क्षेत्र के एरिया में एक बहुत अच्छा काम हरियाणा पुलिस ने किया है और गत वर्ष केंद्र सरकार ने भी हमारे जो 1930 की टीम है उसके काम को सराहा और हरियाणा को एक अवार्ड दिया और तब से लेकर लगातार हर महीने जो हमारा साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम है उसमें एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और इस वर्ष जो फरवरी से लेके अभी अब मार्च, अप्रैल और अब मई के महीना जो ये अभी आए हैं इनमें जो साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम है वो आधे से भी कम रह गया है। तो मंथ ऑन मंथ रिडक्शन हरियाणा में करीब 50-55% तक पहुंच चुकी है। तो जो साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम था 75-80 करोड़ रुपए हर महीने होता था 2023 में, वो घटकर अब 35-38 करोड़ रुपए हर महीने रह गया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध के अलावा अन्य प्राथमिकताओं में भी अच्छा काम हुआ है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा SC/ST एक्ट के तहत उत्पीड़न के मामलों में कमी आई है। गैंगवार के खिलाफ भी पुलिस कड़े कदम उठा रही है। साइबर क्राइम्स के अलावा भी जो हमारे दूसरी प्राथमिकताएं हैं उनमें भी आज आपने देखा कि कैसे बहुत अच्छा काम हुआ है और ख़ास तौर पे जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं उनमें एक भारी गिरावट पिछले वर्ष देखने को मिली। हर अपराध चाहे वो रेप हो, मोलेस्टेशन हो, दहेज हत्या हो, उन सब में एक मेजर गिरावट प्रदेश में पिछले 2 वर्ष में दर्ज की गई है। और जो हमारे वीकर सेक्शन हैं SC/ST एक्ट के तहत जो अभियोग दर्ज होते हैं
एट्रॉसिटीज़ के, उत्पीड़न के, उनमें भी एक बहुत बड़ी गिरावट गत वर्ष भी रजिस्टर की गई। करीब 32% की कमी पिछले साल आई थी 2023 के मुकाबले, और इस साल 15% की और गिरावट पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक देखने में आई है। देश भर में आयोजित हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन अवसर पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात के बारडोली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में 18% से ज्यादा कृषि का योगदान है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों के साथ संवाद कर उन्हें प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी दी गई। यह अभियान जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। कृषि को बदलने के लिए केंद्र सरकार की रणनीति पर चर्चा करते हुए उन्होंने भारत को न केवल आत्मनिर्भर बल्कि वैश्विक फूड बास्केट बनने के केंद्र के संकल्प को भी दोहराया। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18% से ज्यादा जीडीपी में कृषि का योगदान, और 50% को आज भी रोजगार देती है। खेती के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। और कृषि मंत्री के नाते किसान भाइयों, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे दिया। मुझे बहुत आनंद हुआ सचमुच में। प्राकृतिक खेती के किसानों ने बताया कि लागत घटती है, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता, और जो चीजें पैदा होती वो गुणवत्ता पूर्ण पैदा होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कृषि के रोड मैप है, उनका खेती को कैसे आगे बढ़ाना है, फायदे का धंधा कैसे बनाना है, तो उनके 6 सूत्र है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई, और इसके बाद कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती। उधर प्रदेश में भी 29 मई से शुरू हुआ विकसित कृषि संकल्प अभियान आज संपन्न हो गया। इसके तहत कृषि वैज्ञानिकों की टीमें किसानों के खेतों तक पहुंची और उन्हें खेती में हो रहे शोध और नई तकनीकों की जानकारी दी। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने इस अभियान की जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि संस्थान ने पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक यह अभियान चलाया है। लगभग 3000 टीमें इस अभियान में लगी हुई थी और 3500 गांव हमने कवर किए हैं। करीब 4.5 लाख किसानों से इस दौरान हमने सीधा संवाद किया। इस अभियान का किसानों को बहुत फायदा मिला और हमने बीजों व खाद के बारे में किसानों की जो समस्याएं थी उसके बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने लगभग 30,000 से ऊपर फार्मर से डायरेक्ट पर डे कांटेक्ट किया, तो लगभग 4.5, अगर हम आज का भी जोड़ लेंगे तो 4.5 लाख के फार्मर के साथ हमारा डायरेक्ट संवाद हुआ। 3500 गाँवों में हमने कवर कर लिया और टोटल हमारी 2582 टीमें जा चुकी हैं, और अगर आज भी 60 जोड़ लेंगे तो ये लगभग 3000 की टीमें हमारी जो हैं। उद्देश्य वही था। हमने इसमें बहुत सारा, देखिए इसका बहुत अच्छा, आपको हमें लगता है ये बहुत बड़ा अभियान था और इसका बहुत फ़ायदा हुआ। हमने फार्मर से जुड़े, तो अगर हम मोटी मोटी बातें करें तो हमारे सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के इनपुट के बारे में जो है फार्मर हमारे किसान भाइयों को कुछ समस्याएं थी, हमने उनको वहीं पे बता दिया। वहीं राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। कृषि का ज्ञान क्योंकि दोनों तरफ है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान हमने इस ज्ञान का आदान प्रदान किया। कुछ ज्ञान वैज्ञानिकों के पास और जो हमारी टीम्स गई थी उनके पास है, और बहुत सारा ज्ञान किसानों के पास है, क्योंकि वो व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं। उनकी जो दिनचर्या की दिक्कतें आती हैं तो वो भी उन्होंने शेयर किया। लेकिन जो भी चीज़ उनको बताई गई उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चंस किया, बहुत सजग थे वो, और अगर कहीं उनको नहीं लगा कि ये ठीक नहीं है तो इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है तो वो भी वो बता रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे DSR की बात होती है तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि जैसे जो हम बिजाई करते हैं, कोई वैरायटी लगा देते हैं और उसमें खरपतवार बहुत आता है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ प्रजातियां ऐसी आई हैं धान की, जीरी की, जो आप लगाएंगे तो उनके ऊपर अगर आप छिड़काव करते हैं खरपतवार नाशी का तो खरपतवार तो खत्म हो जाते हैं, वैरायटी पे कोई असर नहीं पड़ता है।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह 6:30 बजे से 7:40 तक सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित 1 लाख से अधिक योग कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। योग संगम की मेजबानी के लिए देश भर से 65,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम में मुख्य योग दिवस कार्यक्रम में करीब 40 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महत्वपूर्ण कर्टेन रेंजर कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि इस कार्यक्रम को शानदार और इतने यादगार तरीके से मनाया जाए जो एक तरह से वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक हो। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। दिल्ली में लाल किला, कर्तव्य पथ और लोधी गार्डन जैसे प्रतिष्ठित स्थानों सहित 111 स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर के गांव माजरा स्थित जटेला धाम में स्वामी नित्यानंद जी के 225वें निर्वाण दिवस के अवसर पर 225 बिस्तर वाले आधुनिक अस्पताल का शिलान्यास और स्वामी नित्यानंद आश्रम गौशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा व कृष्ण कुमार बेदी ने भी अपने ऐच्छिक कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज के दिन जटेला धाम श्रद्धा, सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का अद्भुत त्रिवेणी संगम का साक्षी बना है। स्वामी नित्यानंद जी का यह धाम आध्यात्मिक चेतना से जोड़ता है। जटेला धाम की यह पवित्र तपोभूमि संतों के आशीर्वाद से आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पहचान स्थापित कर रही है। उन्होंने चिकित्सा संस्थान के प्रथम चरण के निर्माण का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस संस्थान के बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। आज ये जटेला धाम की यह पावन धरती, ये अद्भुत त्रिवेणी की संगम का साक्षी बन रही है। पहला संगम है श्रद्धा का। हम सब जानते हैं ये जटेला धाम ये त्रिवेणी संगम की साक्षी बन रही है। दूसरा संगम है सेवा का। तीसरा संगम पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का है। यहाँ पर एक अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। जल्दी ही यहाँ लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल बन करके इस क्षेत्र की सेवा के लिए ये तत्पर हो जाएगा। ये हॉस्पिटल जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए आगे दिन रात काम करेगा, सेवाएं देगा और इसके लिए इसका लाभ आप सबको मिलेगा। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर इस धाम द्वारा लगभग 82,000 से अधिक पौधारोपण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार भी पर्यावरण को लेकर बेहद सजग है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पहले चरण में हरियाणा में लक्ष्य से अधिक 1,87,00,000 पौधे लगाए गए हैं। दूसरे चरण में 1,82,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में वीरांगनाएं भी पहुंची और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम को प्रदर्शित करते हुए मुख्यमंत्री सैनिक को सिंदूर का पौधा भेंट किया। उन्होंने कहा कि झज्जर का क्षेत्र वीर सैनिकों का इलाका है। यहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और क्षेत्र के सैनिक सरहदों पर तैनात हैं।
प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि निर्माण सामग्री में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं पर चल रहे निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री के 48 सैंपल भरे गए। उनमें से 18 सैंपल फेल हो गए, जिस पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियरिंग तक के 80 अधिकारियों को हरियाणा सिविल सेवा नियमावली के तहत चार्जशीट किया गया। चंडीगढ़ में अपने आवास पर कल एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी। कुछ परियोजनाएं पूरी होने की कगार पर थी। बार बार शिकायत मिलने पर विभाग की विजिलेंस विंग ने छापामारी की और सैंपलिंग भी ली। ठेकेदारों की काफी पेमेंट हो चुकी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ठेकेदारों से रिकवरी करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। बहुत ज़रूरी बात है कि ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन की प्रति बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को रिपीट करते हैं और रैंडम सैम्पलिंग ली गई। उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचडीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे। किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। रिकवरी के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, अभी भी कोशिश की जाएगी कि उनसे ये रिकवर हुआ। किसाऊ बांध परियोजना के बारे में पूछे जाने पर सिंचाई मंत्री ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। हरियाणा के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही इस परियोजना की समीक्षा की थी। इस बांध से हरियाणा को यमुना नदी में 709 क्यूसेक पानी मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाना, 3 तलाक व ऑपरेशन सिंदूर जैसे कठिन निर्णय लेना प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है। पास होता है और ये शुरुआत इसकी होती है टॉन्स नदी के ऊपर, ये जो ट्रिब्यूटरी है यमुना पे, वहाँ पे बनेगा और ये हमको 709 क्यूसेक का बढ़ोतरी होगी। तो ये हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे नेतृत्व एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में ऐसे ऐसे निर्णय उन्होंने लिए कि शायद संभव ना होता अगर कोई और होता। 370 की धारा, चाहे वक्फ का लॉ, 3 तलाक का लॉ, अभी ही आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप कटौती के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं से कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एस.के. पाहूजा ने बातचीत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जो घटना हुई है उसकी हम निंदा भी करते हैं और इसकी जांच कर दोषियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। हम नियमित तौर पर विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और हॉस्पिटल में जो विद्यार्थी एडमिट है उनसे भी कुलपति के निर्देशा के अनुसार मिल रहे हैं, घायलों का हालचाल भी जान रहे हैं। जब तक हम बैठकर बातचीत नहीं करेंगे तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। हम उसको गलत बात हुई उसकी निंदा भी करते हैं, प्रशासन उसकी निंदा भी करता है और आपके माध्यम से हम लोग बात भी बताना भी चाहते हैं कि हम नियमित तौर पर विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, उनके पास लगातार जा भी रहे हैं और जो हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट हैं उनसे भी हमारे कुलपति के निर्देशानुसार लगातार उनसे मिल भी रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं। जो भी गलत तत्व हैं उनको उसकी जो भी इंक्वायरी वगैरह जो होगी उसके बाद में उनको उसकी जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी सज़ा भी दी जाएगी। विद्यार्थियों से, हमारे अपने बच्चों से बार बार अपील करते हैं कि हम लोग आप में से कुछ जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, 5, 10, 15 जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव आप मानते हो कि हमारे ये सही रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे पास में आके बैठ के चर्चा तो करें, बात तो करें, आप हमें बताएं तो सही।
रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई अहम बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से टिकट बुक करने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। 15 जुलाई से बुकिंग के दौरान OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन भी जरूरी होगा। अगर आप कोई भी टिकट बुक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसके साथ आधार आपका लिंक होगा और उस OTP को डालने के बाद में ही आप अपनी टिकट को बुक कर पाएंगे। रेल मंत्रालय के इन नए नियमों का उद्देश्य सीधे तौर पर दलाल और एजेंट के द्वारा बुकिंग के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है और वास्तविक यात्रियों को इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचाना है। कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कांग्रेस हाईकमान द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नूंह में पर्यवेक्षक विधायक काजी निजामुद्दीन, पूर्व विधायक नीरज शर्मा, राकेश तंवर एवं योगेश ढिंगड़ा की टीम पहुंची और कांग्रेस नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पर्यवेक्षक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि हरियाणा में पार्टी को मजबूती देने के लिए संगठन विस्तार किया जा रहा है। हर प्रदेश में हमारा मजबूत संगठन है। हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। उन्होंने बताया कि 30 जून से पहले रिपोर्ट बनाकर पार्टी हाईकमान को भेज दी जाएगी। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, जो सामान्य रूप से भारत में अन्य दलों में देखने को नहीं मिलता। जिले के लोगों से हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हों, सभी सम्मानित कांग्रेस जनों से राय मशवरा, सामान्य कार्यकर्ता हों, तो उन सभी से राय मशवरा करने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को बना रही है और उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष को देश भर के में जो कांग्रेस ने तय किया है कि जिला अध्यक्ष को मजबूती प्रदान की जाएगी, उसको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। सभी की राय लेकर ये राय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी और प्रभारी प्रसाद साहब के सामने हम इसको रखेंगे। फिर उधर इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने नूंह जिले के खेडला गांव में महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि हर जिले में महिला शक्ति को मजबूती देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के महिला कैडर को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। शक्ति को मजबूती देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के महिला कैडर को मजबूत बनाने के लिए निकले हैं और हर जिले में हमें असीम प्यार मिला। और आज नूंह की तो मैं अगर बात करूं तो मैं जिला अध्यक्ष को, सरपंच साहब को, जितनी भी टीम हमारी नूंह की है, हमारी महिला शक्ति को मैं बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आज जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है वैसा रिकॉर्ड आज तक कभी नूंह में नहीं टूटा महिलाओं को लेकर। तो अगर यहाँ पे जागरूकता है तो आप समझ सकते हैं कि समस्त हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती की तरफ जा रही है। आज हरियाणा प्रदेश को लूट लिया गया। हरियाणा प्रदेश को एक बरगला के इनके शीर्ष नेतृत्व ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेज के नीचे से हाथ मिला के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार बना के, और आज राहुल गांधी जी हरियाणा प्रदेश में आए। अब तो हरियाणा प्रदेश में अगर नेहरू जी भी खड़े होके आ जाएं तो भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कुछ बने। जननायक जनता पार्टी ने संगठन नवनिर्माण के तहत कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 18 सदस्य बनाए हैं। जेजेपी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, वरिष्ठ नेता डॉक्टर केसी बांगड़, दुष्यंत चौटाला, पूर्व विधायक अमरजीत ढांढा, नैना सिंह, रमेश खटक व मोहसिन चौधरी, रीटा सिंह, राव सुनील चौधरी एवं सभी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जेजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूर्व वीसी रणपाल सिंह, बलवान दनोदा, चरण सिंह अहेर, अमर सिंह ब्रह्मचारी, रणबीर राणा, हरिभरी भारी, होशियार सिंह नेहला, राजमल काजल, तेज सिंह तेवतिया, नवे सिंह मान, राकेश जाखड़ और धूप सिंह माजरा को सदस्य बनाया गया है। साथ ही पार्टी अनुशासन समिति के चेयरमैन पूर्व वीसी अजमेर सिंह मलिक और सभी सदस्य भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, जिनमें एडवोकेट कलम सिंह, रिटायर्ड EIC निहाल सिंह, एडवोकेट विजय बंसल, एडवोकेट अदरीश खान और पूर्व सूचना आयुक्त एडवोकेट पंकज मेहता शामिल हैं।
प्रदेश के पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए बहुआयामी प्रयास शुरू किए हैं। वन विभाग ग्राम स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जंगल सफारी तक की योजनाओं पर मिशन मोड में कार्य कर रहा है। शहरी वानिकी के तहत प्रदेश के सभी शहरों में 70,000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 2,200 तालाबों के किनारे पीपल, बड़ और नीम की त्रिवेणी लगाने का कार्य प्रगति पर है। वहीं कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों के खेती में सफेदा क्लोन में फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक 44 लाख से अधिक पौधे प्रदेश भर में रोपित किए जा चुके हैं, जबकि जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग को 39 लाख से अधिक पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं। राव नरबीर सिंह ने कहा कि यमुना और घग्गर नदियों के साथ लगते गांव में भूमि कटाव और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 20 लाख से अधिक पौधे रोपित किए गए हैं। विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पौधागिरी अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान 13.5 लाख से अधिक पौधे विद्यालयों में वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन मित्र योजना के अंतर्गत अब तक 780 से अधिक वन मित्रों द्वारा पौधारोपण कार्य किया गया है और 70,000 से अधिक गड्ढे खोदे गए हैं। साथ ही 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत अब तक 3,819 वृक्षों के अभिरक्षकों को वार्षिक 2,750 रुपए की पेंशन सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। वन मंत्री ने बताया कि हरियाणा में शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में जल संरक्षण और भूमि संरक्षण को रोकने हेतु चेक डैम जैसी जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यमुनानगर जिले में एक वन अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किया जाएगा, जो राज्य में वन आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और नूह जिलों में 2,500 एकड़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जंगल सफारी विकसित की जाएगी, जिससे न केवल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को हरित रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यह पहल हरियाणा के इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी और स्थानीय युवाओं के लिए हरित रोजगार के नए अवसर खोलेगी। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।